Dear student, today we will discuss about the power and its element block 2. बेसिकली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वह नेशनल इंटरेस्ट है। और नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने का जो सबसे मेन मीन्स या माध्यम है वो नेशनल पावर है। तो नेशनल पावर किसी भी स्टेट को, किसी भी कंट्री को उसकी कैपेसिटी को डिफाइन करता है कि वह कितना कैपेबल है, और नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए वह कौन कौन से साधन या मीन्स यूज करता है। तो यह जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे हम अभी डिस्कस करेंगे। यह जो टॉपिक है वह इतना इम्पोर्टेंट है कि हम जो है अक्सर इस चीज को देखने और समझने में कोशिश करते हैं, इस देखने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह जो नेशनल पावर है, जो राष्ट्रीय शक्ति है, वो है क्या। क्योंकि यह अक्सर माना जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है वो शक्ति की राजनीति है, पावर पॉलिटिक्स है। और जैसा कि मार्गेंथाउ का जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की एक बहुत बड़ा और एक महान जो है स्कॉलर है, उनका यह मानना था कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज द स्ट्रगल फॉर पावर। तो जो यह शक्ति के लिए संघर्ष है, यह जो है शक्ति के लिए संघर्ष यह क्यों है? क्योंकि हर नेशन, हर राष्ट्र, हर स्टेट जो है वह यह चाहता है कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा पावर हो, और ज्यादा से ज्यादा पावर होगा तो ज्यादा से ज्यादा पावर होने का मतलब यह है कि पूरा वर्ल्ड उसके नेशनल इंटरेस्ट में सपोर्ट करेगा। जैसे अगर आपको एग्जांपल के रूप में देखा जाए तो अमेरिका को अगर हम एग्जांपल के रूप में लें तो अमेरिका के पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है? तो अमेरिका के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वह है उसका नेशनल पावर। क्योंकि अमेरिका जो है वह नेचर से या फिर सेल्फ किसी भी तरीके से उसका जो स्ट्रक्चर है, या फिर उसका जो मैन पावर है, उसका जो या कह लो कि उसने जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को यूज किया है, उसने जो अपने यहाँ उसकी जो मिलिट्री है, उसके यहाँ जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वह सब उसको क्या करते हैं, उसके पावर को इंक्रीज कर रहे हैं। वह जो है इस समय कहा जा सकता है, हालांकि टू पोलर सिस्टम है नो डाउट, लेकिन यह माना जाता है कि टू पोलर सिस्टम के साथ ही जो वर्ल्ड है वह सिंगल पोलर की तरफ झुका हुआ है। क्योंकि अमेरिका इस समय वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर या सबसे पावरफुल कंट्री है, और इसके पीछे जो रीजन है वो सिर्फ यही है कि वह जो है उसका जो नेशनल पावर है वह बाकी वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज है उससे ज्यादा बेहतर है। अब यह होता है कि आखिर यह नेशनल पावर जरूरी क्यों है? क्योंकि आप यह जान लीजिए, जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आया, जब हम बात करें प्लेटो और एरिस्टोटल को या संत अगस्टाइन या मिडिल ईस्ट तक, तो वहां तक जो स्टेट था, स्टेट जो है वह सिटी स्टेट के रूप में जाना जाता था। सिटी स्टेट मतलब एक नगर राज्य के रूप में जाना जाता था। लेकिन जब मैकियावेली का एरा आता है, या फिर यह कह लो कि जब जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो जाता है, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बाद रिनीशा होती है, रिनीशा आती है, पुनर्जागरण आता है। पुनर्जागरण के बाद विचारों का आदान प्रदान शुरू होता है, और विचारों के आदान प्रदान के बाद लोग अवेयर होते हैं अपने राइट्स से, अपने जो है ड्यूटीज से, और एक नए तरह का जो है माहौल क्रिएट बनता है। और इस तरह से जो एक नया कॉन्सेप्ट उभर के आता है जिसको नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट कहा जाता था, कि जो पहले सिटी स्टेट था, एक राज्य में बहुत सारे छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, अब वह एक जो है सॉवरेन या नेशन स्टेट का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, जिसमें जो है एक बड़ा नेशन स्टेट राज्य होगा, जैसे भारत, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना, रूस, इस तरह के बड़े बड़े जो है देश या कंट्री जो है वह सिटी स्टेट की जगह लेने लगते हैं। और उसके बाद इन देशों का जो एक दूसरे, चूंकि ह्यूमन नेचर है कि वह चाहता है कि वह जो है रूलर बने, जिसे वह रूल करना चाहता है, वह चाहता है कि जो हम जो है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, सबसे ज्यादा पावरफुल है, यह दिखाने की कोशिश करता है, और इंसानों से ही राज्य बनता है। तो यह जो आइडिया है, यह जो कॉन्सेप्ट है, यह ह्यूमन नेचर पे है, और ह्यूमन नेचर के बेस पे ही यह स्टेट का भी नेचर ऐसा हो जाता है। तो जब मॉडर्न एरा शुरू होता है, या फिर यह कह लो कि जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट आता है स्टेट का, नेशन स्टेट का,
तो उस नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वह है पावर पॉलिटिक्स। ठीक, शक्ति की राजनीति। और शक्ति की राजनीति में भी, या तो शक्ति की राजनीति इंटरनल पॉलिटिक्स में भी आप देख सकते हैं और एक्सटर्नल में भी देख सकते हैं। एक्सटर्नल में होता क्या है कि जिस तरह से एक नेता या एक आदमी अपने इंटरनल पॉलिटिक्स में अपने आप को इन्वॉल्व करता है, उसी तरह एक ह्यूमन बीइंग की तरह कोई भी नेशन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अपनी एक आइडेंटिटी के साथ क्या होता है, उसमें शामिल होता है और वह अपनी आइडेंटिटी खुद बनाता है और अपने आप को प्रेजेंट करता है। तो किसी भी देश के कह सकते हैं कि किसी भी देश की आइडेंटिटी जो है वो उसके नेशनल पावर के बेस पे है। अगर भारत इंपॉर्टेंट है तो क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट जो है वह सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है और कहा जाता है कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है वह इंडिया की है। हालांकि सबसे पुरानी अमेरिका की मानी जाती है, लेकिन वर्ल्ड की सबसे बड़ी, क्योंकि चाइना पॉपुलेशन में बड़ा है, लेकिन जब डेमोक्रेसी की बात आती है तो डेमोक्रेसी में इंडिया का कद चाइना से ज्यादा बड़ा है। तो यह जो है पहली चीज की, यह डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है और डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी के मामले में वर्ल्ड का एक लार्जेस्ट कंट्री है। उसके बाद जो हिंद महासागर है या जो हिंद ओशियन है, इसमें यह इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है। तो नेशनल पावर की बात जब करते हैं तो किसी भी कंट्री की नेशनल पावर में बहुत सारी चीजें आती हैं और नेशनल पावर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल यह होता है कि वह उस देश के नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने का एक माध्यम प्रोवाइड कराता है, एक मीन्स उपलब्ध कराता है। तो यह जो है यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और हम इस पे अभी चर्चा कर रहे हैं। एक्चुअली जो नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल पावर है, वह उसकी कैपेबिलिटी को जो है वह एक्सप्रेस करता है, उसकी कैपेबिलिटी को बताता है कि वो कितना क्षमतावान है और उस कैपेबिलिटी के बेस पे कितने सारे कंट्रीज को, कितने सारे नेशन को वह क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। तो यह जो प्रक्रिया है अपनी कैपेबिलिटी के बेस पे दूसरे को जो है वह प्रभावित करना, यह नेशनल पावर का एक इम्पोर्टेंट काम है या रोल है इसमें। अब नेशनल पावर इंक्रीज को करना है तो सिर्फ दो चीजों के लिए। सबसे पहली कि एक तो सेल्फ प्रिजर्वेशन या फिर सेल्फ सिक्योरिटी, क्योंकि किसी भी नेशन का जो सबसे बेसिक या जो है सबसे जो प्राइमरी इंटरेस्ट होता है वह सेल्फ प्रिजर्वेशन का होता है या सेल्फ सिक्योरिटी का होता है, कि वह जो है आत्मरक्षा या अपने देश की रक्षा से किसी तरह का कोई समझौता नहीं कर सकते। तो देश की रक्षा कैसे होगी? देश की रक्षा होगी नेशनल पावर के बेस पे, आपकी मिलिट्री स्ट्रांग हो, आपकी टेक्नोलॉजी स्ट्रांग हो, आपकी जो कंट्री है उसकी सिचुएशन इतनी स्ट्रांग हो। तो यह जो है यह एक प्राइमरी इंटरेस्ट है और किसी भी कंट्री के नेशनल पावर को सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छे ढंग से अगर कोई डिफाइन करता है, कोई बताता है, तो यह है कि वह जो है अपने आत्मरक्षा के लिए, अपने सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए नेशनल पावर कंपलसरी है, जरूरी है। दूसरा कि वह दूसरे को कैसे प्रभावित करे। भाई हमारे पास कुछ है ही नहीं तो हम दूसरे को कैसे प्रभावित करेंगे? हम दूसरा हमसे प्रभावित क्यों होगा? अगर हमारे पास कोई क्वालिटी नहीं है तो दूसरा प्रभावित कैसे होगा? किसी भी नेशन के जो नेशनल पावर है वो उसके एलिमेंट्स जो तत्व हैं उससे वह डिफाइन होता है कि उसका नेशनल पावर कैसा है। तो नेशनल पावर के पहले जो एलिमेंट्स, जो तत्व है, वह ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला जो है वह जियोग्राफी। जियोग्राफी जो है वह एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पावर का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि जियोग्राफी के बेस पे ही यह डिसाइड होता है कि वह नेशन जो है वह कितना कैपेबल है। जैसे अगर सिक्योरिटी के पर्पज से देखा जाए तो जो भी देश, जो भी कंट्री अगर चारों तरफ से अगर समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक, तो वह देश ज्यादा कैपेबल होगा, ज्यादा सुरक्षित होगा। जैसे ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, न्यूजीलैंड है वह भी चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, तो वह जो है सिक्योरिटी पर्पज से ज्यादा सेफ है। उसके बाद जैसे इंडिया है, इंडिया को ले लो तो इंडिया जो है वो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और एक तरफ जो है वो लैंड से जुड़ा हुआ है। लेकिन यह जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी पर्पज से
जो वह देश जो जैसे अमेरिका को मैं अगर बार बार आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, अमेरिका जो है वो इसलिए ज्यादा वो है पावरफुल है, या फिर उसका उसको नेशनल पावर के मामले में ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उसका जो उसकी जो उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो बनावट है, वह जो है वो जियोग्राफिकल रूप से नेचर ने उसको क्या किया है, उसको ऐसे बनाया ही है कि वह दो तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, और एक तरफ ऊपर कनाडा और नीचे मैक्सिको है। तो कोई भी देश अगर अमेरिका पे आक्रमण करता है तो या तो वो समुद्र के रास्ते आक्रमण कर सकता है, या फिर वो कनाडा होके आए, या तो कनाडा स्वयं करे, या फिर कनाडा के बाद ही उस पर आक्रमण कर सकता है, या तो जो है मैक्सिको पे या तो आक्रमण करे, या फिर मैक्सिको मैक्सिको के माध्यम से ही हो सकता है। तो इस तरह से अगर कोई भी देश है, जैसे इंडिया को अगर हम एग्जाम्पल के रूप में यूज करें, तो इंडिया में अगर दोनों तरफ समुद्र है, एक तरफ अरब सागर, एक तरफ बंगाल की खाड़ी और नीचे हिंद महासागर, तो कोई भी अगर दुश्मन आता है, कोई भी अटैक अगर होता है, एक्सटर्नल अटैक अगर हो रहा है, तो अगर आएगा तो समुद्र के रास्ते से आ सकता है। लैंड में हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं, उन पड़ोसी देशों के माध्यम से हमारे पे आक्रमण हो सकता है। तो सिक्योरिटी पर्पज से यह कहा जा सकता है कि जियोग्राफिकल सिचुएशन जो है वह ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किस मामले में, नेशनल पावर के मामले में। क्योंकि अगर सिक्योरिटी बेहतर है, अगर हमारा जो स्ट्रक्चर है वह बेहतर है, तो फिर हम अच्छी तरह से अपने आप को प्रिजर्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा एरिया कैसा है, हमारा स्ट्रक्चर एरिया कैसा है। अगर कोई ब्रॉड एरिया, जैसे मान लो नेपाल है, नेपाल कभी आज तक कभी भी किसी ने नेपाल को जीता नहीं है, नेपाल पर किसी ने कोई कब्जा नहीं किया है। क्यों? क्योंकि नेपाल का जो जियोग्राफिकल सिचुएशन है, स्ट्रक्चर है, वह ज्यादा जो है वह उसके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि वह चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है, और वो भी जितने भी ऊंची ऊंची पहाड़ पर्वतें हैं या पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वो हिमालय की गोद में बसा हुआ है। एवरेस्ट जो वर्ल्ड की सबसे ऊंची जो पर्वत श्रेणी है, वो भी नेपाल में ही है। तो नेपाल को जो है वह नेचर प्रिजर्व करता है, सुरक्षित करता है। अगर किसी को आक्रमण करना इंडिया को छोड़ के, क्योंकि चाइना से भी उसका डायरेक्ट कोई वे लिंक नहीं है, और कोई उसका पड़ोसी है भी नहीं, भारत और चाइना के बीच में एक बफर स्टेट के रूप में है वो। तो वह जो है अगर उस पर आक्रमण कर सकता है तो भारत कर सकता है, और भारत से उसके हमेशा से अच्छे संबंध रहे हैं। तो भारत उस पर आक्रमण करता नहीं या करेगा नहीं। तो चाइना की तरफ से हिमालय जो है उसको क्या करता है, प्रिजर्व करता है, सुरक्षित करता है। तो इस तरह से यह जो सिचुएशन है वह नेपाल को क्या करता है, जियोग्राफिकल सिचुएशन जो है उसको ज्यादा ही अच्छे ढंग से प्रिजर्व करती है। तो किसी भी देश की जियोग्राफिकल सिचुएशन उसको प्रिजर्व करने में, उसको सुरक्षित रखने में एक इम्पोर्टेंट रोल देती है। मान लो मिलिट्री का खर्चा उठाने से अच्छा नेचर ने उसे सुरक्षित कर दिया, तो नेचर जो जो प्रिवेंशन प्रोवाइड कराती है, जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है, वो ज्यादा बेनिफिशियल, ज्यादा बेनिफिट होता है। अब उसका जो है उसकी जलवायु है, एटमॉस्फेयर, उसका मौसम कैसा है, उसका वातावरण मौसम कैसा है, यह भी बहुत मायने रखता है। अगर अमेरिका को देखा जाए तो अमेरिका का रिच होने के पीछे वहां का एटमॉस्फेयर भी मायने रखता है। इंडिया को भी देख लो, इंडिया में भी जो लिविंग जो भी जीवन यापन के लिए जो भी बहुत चीजें हैं, जैसे जलवायु पे निर्भर, सबसे ज्यादा जलवायु पे अगर निर्भर कोई चीज होती है तो वो खेती होती है, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर जो है वह जलवायु बेस होती है, और जैसा भी जलवायु होगी उस जलवायु के आधार पे ही वो एग्रीकल्चर डिफाइन होगा। तो यह जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट डिसाइड करता है कि कैसा एग्रीकल्चर का बेस कैसा है। जैसा अगर एग्रीकल्चर के का हेल्पफुल क्लाइमेट है तो वह जल्दी ग्रो करेगा, और वह जो है अगर मान लो कि हम कैपेबल हैं, हम गेहूं उत्पन्न, हम सारे फसल जितनी भी खाने वाली चीजें हैं सब अगर उत्पन्न करते हैं, हमारा क्लाइमेट ऐसा है कि हम सब कुछ सारी कुछ पैदावार हमारे यहाँ हो जा रही है, तो फिर हमको किसी दूसरे के भरोसे ही नहीं रहना है। तो इसका मतलब है कि हम उस मामले में कैपेबल हैं, और हमारा वह कैपेबिलिटी हमारे नेशनल पावर को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो ज्योग्राफी जो है वह क्या है, वह हमारे नेशनल पावर को इंक्रीज करने में एक इम्पोर्टेंट रोल देता है, क्योंकि वह हमें जो है नेचर द्वारा खुद ही प्रिजर्व करता है। दूसरी चीज की वहाँ का क्लाइमेट अगर बेहतर है, क्लाइमेट अगर अच्छा है, अगर जलवायु अच्छी है, तो हम अपने आप को ग्रो कर लेंगे, हमारा एग्रीकल्चर अच्छा होगा, हमारे यहाँ पैदावार फसल अच्छी होगी, हमारे यहाँ जो है वह नेचर अच्छा होगा, हमारे यहाँ जो है फल फूल जो है अच्छे होंगे। तो वह हमें हमको कैपेबल बनाता है, और दूसरों को हमारे पे आश्रित होना बनाता है। तो इस तरह से जो नेशनल पावर का जो पहला एलिमेंट है, ज्योग्राफी जो है वह
इन पॉइंट से वह हमें कैपेबल बनाता है। उसके बाद दूसरा है कि नेचर ने हमें कितना सुलभ और कितना जो है स्ट्रांग बनाया है। जैसे पर्वत पर्वत है, नदियां हैं, लैंड है। अगर मान लीजिए लैंड हमारे पास है और लैंड के साथ साथ अगर वह पूरी तरह से डिजर्ट है या फिर वह मरुस्थल है या फिर वो रेगिस्तान है तो उस जमीन का कोई मतलब ही नहीं है। नेचर ने उसको अगर नेचर मगर लैंड प्रोवाइड कराया है और वह जो है उपजाऊ है, उसमें सारी तरह की खेतियां पॉसिबल है, उसमें सारे अन्न उपज हो सकते हैं, तो वह ज्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए। उसके बाद लोगों को पीने के लिए नेचर ने अगर उनको नदी से द्वारा नेचर ने जल अच्छे उपलब्ध कराए हैं, अगर उसको जो है पीने के लिए पानी में जैसे कहा जाता है ना कि अमेरिका के पास जो 5 सुपीरियर जो 5 ग्रेट लैक जिसे लेक कहा जाता है, ग्रेट लेक जो 5 उसके यहाँ झीलें हैं, लेक है, वह जो है पीने वाले पानी का या मीठे पानी की सबसे मेन सोर्स है। और यह भी कहा जाता है कि जब पूरे वर्ल्ड में पानी की किल्लत आएगी तब भी अमेरिका के पास पानी की किल्लत इसलिए नहीं आएगी क्योंकि वो जो 5 ग्रेट लेक हैं वह जो है वह उसको पीने के लिए जो ड्रिंकिंग वाटर है वह प्रोवाइड करा देंगे। तो भारत में भी जैसे अगर उत्तर भारत की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में जो नदियां हैं जैसे गंगा और उसकी जितनी सहायक नदियां हैं वह पानी उपलब्ध करा देती हैं और इस कारण से नॉर्थ इंडिया में भी पानी की किल्लत कम है कंपेयर में बाकी जगहों से। तो यह जो है नेचर उसे प्रोवाइड कराता है। उसके बाद जो है फॉरेस्ट है, एरिया फॉरेस्ट एरिया जितना ज्यादा होगा उतना उसका एटमॉस्फेयर अच्छा होगा, जल है, वो है। फिर उसके बाद जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होंगे, जितने रिच नेचुरल रिसोर्सेज होंगे जैसे कि गोल्ड है, कोयला है, अभ्रक है, पेट्रोलियम है, फ्यूल है, या फिर यूरेनियम है, थोरियम है, नेचुरल गैसेस हैं, अगर यह नेचर ने उसे प्रोवाइड कराया है तो इसका मतलब है कि नेचर खुद जो है उसको क्या कर रही है, उसके नेशन पावर को इंक्रीज कर रही है। क्योंकि अगर यह सारी चीजें उपलब्ध है, यह सारी चीजें मिल रही हैं, सारी चीजें उसके पास हैं, तो इसका मतलब है कि नेचर ने खुद ही उसे क्या किया है, उसे जो नेशनल पावर जो है वह प्रोवाइड कराया है। क्योंकि किसी भी देश की, मान लीजिए किसी भी देश की के पावर को इंक्रीज करने में, भाई अगर हम कैपेबल हैं, सब कुछ हमारे पास है, तो हमें दूसरे के सामने झुकना ही नहीं होगा। अगर आपको मान लीजिए पेट्रोलियम, मैंने आपको जैसे बताया था पहले लेक्चर में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वाले में, कि अगर आपको किसी से भी फ्यूल लेना है तो फ्यूल लेना है तो आपको उसकी शर्तों के हिसाब से लेना होगा। ऐसा तो नहीं कि वो फ्यूल देगा और आपको आप अपनी शर्तों के हिसाब से देगा। तो इसका मतलब है कि अगर आपको कोई भी चीज किसी भी दूसरे देश से लेना है तो आपको उसकी शर्तों को मानना होगा, उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना होगा, उसके हिसाब से आपको अपनी पॉलिसी बनानी होगी। तो अगर ऐसा नहीं है, अगर आप जो है बाकी सारे नेचर ने आपको इन सारी चीजों से, नेचुरल रिसोर्सेज से रिच पैदा किया है या फिर आपके देश को, आपकी कंट्री को रिच बनाया है, तो इसका मतलब यह है कि वह यह चाहती है कि आप जो है क्या करें, आप खुद कैपेबल हो और आप अपने जो नेशनल पावर है उसको इंक्रीज करें। क्योंकि आपको जब आप सब कुछ आपके यहाँ उपलब्ध है, सब कुछ आपके देश में, आपकी कंट्री में, आपके नेशन में सारी चीजें उपलब्ध हैं, तो इसका मतलब है आपको दूसरे पे आश्रित नहीं रहना है, दूसरे के भरोसे नहीं रहना है और आप कैपेबल हैं। तो अगर आपके यहाँ है तो लोग आपसे मांगेंगे, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आपकी जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ती है, इंक्रीज होती है। अमेरिका रूस के साथ क्या है, अमेरिका के बाद भी सारे नेचुरल रिसोर्सेज लगभग पाए जाते हैं और वही स्थिति रूस की भी है, रूस के बाद भी सारे नेचुरल रिसोर्सेज लगभग पाए जाते हैं। तो वह किसी दूसरे देश पे आश्रित नहीं है, तो इसलिए वह जो है कैपेबल है और वह जो है वह दूसरे देशों को प्रोवाइड कराता है। तो इस तरह से उसका नेशनल पावर इंक्रीज होता है। तो अगर नेचर भी जो है वह क्या है कि वह आपके जो है नेशनल पावर को इंक्रीज करती है। तो जिस तरह ज्योग्राफी आपके नेचुरल पावर को इंक्रीज करने का एक माध्यम है, एक मीन्स है, उसी तरह जो है नेचर भी आपके नेचर जो आपका नेशनल पावर है उसको इंक्रीज करने का एक मीन्स है। क्योंकि नेचर अगर जितना सपोर्टिंग आपके होगा आप उतना ज्यादा ग्रो करेंगे, उतना ज्यादा आपका नेशनल पावर इंक्रीज होगा। उसके बाद पॉपुलेशन भी नेशनल पावर का एक मेन कह सकते हो कि एलिमेंट है। क्योंकि पॉपुलेशन जो है वह आपको एक इंटरनेशनल फिगर बनाता है। इसके डिमेरिट्स भी हैं,
लेकिन मेरिट्स जो है वह यह है कि वह आपको एक इंटरनेशनल फिगर बनाता है। क्यों? क्योंकि चाइना ने जो है, चाइना के का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि उसने अपने पॉपुलेशन को ही यूज किया, एक जो ह्यूमन रिसोर्सेज को यूज करके अपने आप को एक जो है डेवलपिंग कंट्रीज में भी एक लीडर के रूप में अपने आप को प्रमोट कर लिया। क्योंकि वह जो है वर्ल्ड का ऐसा देश है कि जिसने वर्ल्ड मार्केट में सबसे ज्यादा एरिया को कवर किए हुए हैं, और वह जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जितने भी डेवलप कंट्रीज है वो सबको टक्कर देता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को यूज किया है। तो जनसंख्या जो है वह आपके लिए अगर एक ड्रॉबैक है तो बेनिफिशियल भी है। आप उसको कैसे यूज करते हैं, तो किसी भी नेचर, जिसे भाई जिसके पास बड़ी जनसंख्या है उसकी नो डाउट सेना बड़ी होगी, क्योंकि वह अपने उन बड़ी जनसंख्या में से अच्छे लोगों को ट्रेन करके वह मिलिट्री, एक बड़ी मिलिट्री तैयार कर सकता है। वह उस ह्यूमन रिसोर्सेज को यूज करके नए अपनी फैक्ट्रियों से नए नए चीजें उत्पन्न कर सकता है। वह उनको एजुकेशन के सेक्टर में हर मामले में अपने पॉपुलेशन को यूज कर सकता है, और उस अपने पॉपुलेशन के बेस पे अपने आप को एक बड़ा और डेवलप कंट्री के रूप में कन्वर्ट कर सकता है। हालांकि जो टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का जो इम्पोर्टेंस है वो थोड़ा डिक्रीज हुआ है। क्योंकि अगर हम देखें तो जो टेक्नोलॉजी ने जो है वो जनसंख्या की इम्पोर्टेंस को घटाया है। इस तरह से घटाया है कि अब जो है 10 लोगों का काम टेक्नोलॉजी के माध्यम से आसानी से हो जाता है। तो टेक्नोलॉजी नो डाउट जो है वह एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और पॉपुलेशन की इम्पोर्टेंस को जो है वो कम करता है। लेकिन फिर भी हम पॉपुलेशन की इम्पोर्टेंस को इस तरह से भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैन पावर जो है वो, अगर आपकी बड़ी मिलिट्री है तो मैन पावर एक इम्पोर्टेंट प्लेस रखता है। और हालांकि इसको लिए ये भी का एग्जाम्पल के रूप में देखा जा सकता है कि ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन की जो पॉपुलेशन है वो इंडिया से बहुत कम है, लेकिन फिर भी उसने, ब्रिटेन ने इंडिया पे रूल किया। तो यह एक फैक्टर है नो डाउट कि टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट ने पॉपुलेशन की इंपॉर्टेंस को कम कर दिया। लेकिन मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर और ह्यूमन रिसोर्सेज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वह एक अच्छा फैक्टर है। लेकिन पॉपुलेशन के डिमेरिट ज्यादा है, मेरिट्स कम है। उसके बाद जो अगला एलिमेंट है जो नेशनल पावर के को इंक्रीज करने में रोल अपना देता है, वह है मिलिट्री की कैपेबल मिलिट्री। अगर है आपके पास क्षमता वाली मिलिट्री, अगर क्षमतावान सैन्य क्षमता है, तो वह एक जो है अपने नेशनल पावर को ज्यादा सपोर्ट और ज्यादा इंक्रीज करती है। क्योंकि किसी भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो है वार या डायरेक्ट वार या युद्ध जो है वह एक ट्रुथ है, इसको आप झुठला नहीं सकते। क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने के माध्यमों में वार भी एक माध्यम है। क्योंकि जब जब सारे इंस्ट्रूमेंट फेल हो जाते हैं तो वार जो है वो क्या होता है, तो वार ही अंतिम अस्त्र है और अंतिम जो है इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज होता है। तो नो डाउट वार का इंपॉर्टेंस है, और वार जब का इंपॉर्टेंस है तो इसका मतलब है कि आपकी मिलिट्री की कैपेबिलिटी भी एक इंपॉर्टेंस प्लेस रखती है। तो मिलिट्री जो है वो कितनी कैपेबल है, कितनी एक्टिव है, कितनी ट्रेंड है, यह एक इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि किसी भी देश में अगर उसके नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो उन नेचुरल रिसोर्सेज के साथ तो मिलिट्री जो है वो एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। और मिलिट्री के लिए सबसे मेन चीज ये होती है कि मिलिट्री लीडरशिप, लीडर किसके पास है, लीडरशिप किसके पास है, उसको कौन जो है लीडर उसका कैसा है, उसको लीड कौन कर रहा है, यह इम्पोर्टेंट है। दूसरा है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो या फिर इंटेलिजेंस सिस्टम कैसा है उसका। उसके बाद जो है जो सबसे तीसरी चीज है कि जो आर्म्स हैं, हथियार हैं, उनकी उपलब्धता कैसी है। क्योंकि कोई भी सेना, कोई भी मिलिट्री जो है वो इन तीन चीजों से ही सबसे बेहतर बनती है। पहली की ट्रेनिंग उनको कौन प्रोवाइड करा रहा है, उनका लीडर कैसा है। क्योंकि लीडर जैसा होगा मिलिट्री वैसी हो जाएगी। तो लीडर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसको लीड कौन कर रहा है, कौन उसका प्रमुख है, लीडर कैसा है मिलिट्री का। दूसरा की इंटेलिजेंस जो है वह कितनी सदी हुई और कितनी सटीक सूचना देती है मिलिट्री को। और तीसरी जो है कि जो इंस्ट्रूमेंट वो यूज कर रहे हैं, जो आर्म्स, जो हथियार वो यूज कर रहे हैं, वह कितना कैपेबल है, कितना अच्छा है, उसकी कैपेसिटी कितनी अच्छी है। यह चीजें जो है उस देश के मिलिट्री को इम्पोर्टेंट बनाती है। और यह जो है किसी भी राष्ट्र में, किसी भी नेशन में, कोई भी नेशन हो,
उसकी मिलिट्री जितनी स्ट्रांग होगी, उस देश का जो है सिक्योरिटी सिस्टम, उस देश का जो है दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की क्षमता वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। क्योंकि वर्ल्ड के जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं, जितने भी पावरफुल स्टेट है, अगर वो पावरफुल हैं तो इस कारण से है क्योंकि उसकी मिलिट्री जो है वो ज्यादा कैपेबल है, उसकी मिलिट्री ज्यादा योग्य है, उसकी मिलिट्री ज्यादा ट्रेंड है, उसकी मिलिट्री ज्यादा अच्छी है। क्योंकि अमेरिका को मिलिट्री को वर्ल्ड की सबसे अच्छी मिलिट्री माना जाता है। तो अगर अमेरिका की मिलिट्री वर्ल्ड की सबसे अच्छी मिलिट्री है तो इसका मतलब है कि अमेरिका की मिलिट्री का जो है लीडरशिप बेहतर है, उसकी इंटेलिजेंस जो एजेंसीज हैं वह ज्यादा बेहतर है, और फिर उनके पास जो इंस्ट्रूमेंट है, जो इक्विपमेंट वो यूज करते हैं वह भी ज्यादा बेहतर है, वह उनके लिए ज्यादा हेल्पफुल है। क्योंकि अगर हथियार अच्छे नहीं होंगे, अगर हथियार की क्षमता अच्छी नहीं होगी तो कोई भी मिलिट्री जो है वो बेहतर ढंग से काम नहीं कर पाएगी। क्योंकि उनका तो जो है वह मेन जो रिसोर्स है, उनकी कैपेबिलिटी को बढ़ाने का जो मेन रिसोर्स है वह उनके इक्विपमेंट है, उनके वह हथियार है, वह आर्म्स है जिनको वह यूज करती है। तो वह जो है उनको जितनी ज्यादा अच्छी सुविधाएं उनको उपलब्ध होंगी, उतनी ज्यादा सुगमता से, उतनी अच्छी कैपेबिलिटी के साथ मिलिट्री जो है वो अपने नेशनल पावर को जो है क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे और नेशनल पावर में अपना इंपॉर्टेंट रोल देंगे। क्योंकि मिलिट्री एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो अपने नेशनल पावर को क्या करती है, इंक्रीज करती है, और उस नेशनल पावर के द्वारा ही कोई भी देश अपने खुद के इंपॉर्टेंस को बढ़ाता है। यह एक मिलिट्री के द्वारा जो है यह माना जा सकता है कि जिसके पास भी ज्यादा स्ट्रांग मिलिट्री है वह ज्यादा कैपेबल कंट्री है, वह ज्यादा कैपेबल नेशन है। उसके बाद उसका जो अगला एलिमेंट या तत्व है वह है फॉरेन पॉलिसी। क्योंकि किसी भी देश के नेशनल इंटरेस्ट को समझने के लिए, किसी भी देश के नेचर को समझने के लिए, किसी भी देश के सिचुएशन को भी समझने के लिए जो सबसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो सबसे मेन चीज है वह है फॉरेन पॉलिसी। क्योंकि फॉरेन पॉलिसी जो है वह वहां के लोगों को, उस देश के जो देश की जो पब्लिक है, विदेश नीति जो है वह डिसाइड करती है कि किस भी देश का, यह डिसाइड करती है कि उस देश की जो सिचुएशन कैसी है। और विदेश नीति की सफलता और असफलता का निर्णय जो है वह सफल है या असफल है। किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी वह सफल हो गई या फेल हो गई, इसको जो डिसाइड करने वाला जो क्राइटेरिया है वह है कि कितने देशों से उसकी फॉरेन पॉलिसी को सपोर्ट मिला है, या फिर कितने देशों ने उसकी फॉरेन पॉलिसी पे अपना सहयोग किया है। क्योंकि जितने देश उसकी फॉरेन पॉलिसी को सहयोग करेंगे इसका मतलब है कि वह सारे देश उसकी फॉरेन पॉलिसी का समर्थन कर रहे हैं, और जो लोग उसका अपोज करेंगे, उसका समर्थन नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि वो उसकी फॉरेन पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं। तो फॉरेन पॉलिसी जो होती है वह कह सकते हैं कि वह एक आईना है किसी भी देश के पॉलिसीज को समझने के लिए, वहाँ के लोगों के नेचर को समझने के लिए, वहाँ के गवर्नमेंट के नेचर को समझने के लिए। क्योंकि जैसी गवर्नमेंट होती है वैसी फॉरेन पॉलिसी बनती है, और फॉरेन पॉलिसी में के माध्यम से आप उस देश के नेशनल इंटरेस्ट को भी समझ सकते हो। तो यह जो है उसके नेशनल पावर को इंक्रीज करने वाली, नेशनल पावर को डिफाइन करने वाली, नेशनल पावर को बताने वाली एक क्या है, एक इम्पोर्टेंट जो है वो एलिमेंट है, एक इम्पोर्टेंट तत्व है। और इस तरह से किसी भी देश के जो नेशनल पावर है उसको इंक्रीज करती है उसकी फॉरेन पॉलिसी। क्योंकि फॉरेन पॉलिसी जब बनाई जाती है तो फॉरेन पॉलिसी जो है वह नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रख के बनाई जाती है, और नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रख के बनाने के साथ ही साथ वह जो है नेशनल पावर को भी इंक्रीज करने को ध्यान में रख के बनाई जाती है। क्योंकि हमें अगर मान लीजिए हमें अपने यहाँ राफेल चाहिए है, अगर इंडिया को राफेल चाहिए तो राफेल लेने के लिए हमें ऐसी फॉरेन पॉलिसी बनानी होगी कि अगर फ्रांस राफेल दे रहा है तो फ्रांस के लिए हमारी फॉरेन पॉलिसी हेल्पफुल हो। तो यह चीजें जो है वह ध्यान फॉरेन जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो इन चीजों को ध्यान में रखते हैं कि हमारी जो है नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने में हमारी फॉरेन पॉलिसी किस तरह से हेल्पफुल हो, और हमारे फॉरेन पॉलिसी से हमारा जो कद है, हमारा जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो कद है, हमारी जो आइडेंटिटी है वह भी इंक्रीज हो, और हमारा जो नेशनल पावर है वह इंक्रीज होगा तो हमारा कद भी इंक्रीज होगा। और इस तरह से फॉरेन पॉलिसी जो है वह अपने आपके जो किसी भी कंट्री के नेशनल पावर को इंक्रीज करने में अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल देती है, और वह एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट के रूप में
काम करती है। उसके बाद जो यह कह सकते हैं कि जो अगला एलिमेंट है वह है टेक्नोलॉजी, क्योंकि किसी भी देश के फॉरेन पॉलिसी का जो इम्पोर्टेंट रोल है, तो उसके बाद जो है टेक्नोलॉजी का भी रोल उसमें एक इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि नेशनल पावर को इंक्रीज करने में टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा। और अब आज का जो एरा है, आज का जो टाइम है, आज का जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, आज की जो सिचुएशन है वह टेक्नोलॉजी बेस्ड है। आज एआई का जमाना है, चैट जीपीटी का जमाना है, आज जो है वह रोबोट का जमाना है। तो इसमें टेक्नोलॉजी का जो रोल है वह एक इंपॉर्टेंट प्लेस रखने लगा है, क्योंकि अब जो है अब डायरेक्ट वार की जगह पे हिडन वार जो है वह कंडक्ट होने लगे हैं। लोग जो है वह तरह तरह के रासायनिक वार होने लगे हैं। तो टेक्नोलॉजी जो है वह किसी भी देश के नेशनल पावर को इंक्रीज करती है। जैसे अगर टेक्नोलॉजी के मामले में अगर हम जाएं तो जापान छोटा सा देश है, लेकिन वह जो है अपने टेक्नोलॉजी के बेस पे, अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही, अपने टेक्नोलॉजी के आधार पे ही वह क्या है, वह एक डेवलप्ड कंट्री है। और टेक्नोलॉजी के बेस पे ही उसने जो है अपने आप को एक विकसित और एक संपन्न देश के रूप में स्टेबल कर लिया है। अमेरिका और जितने भी डेवलप कंट्री हैं, अगर जितनी भी डेवलप कंट्री हैं, उन डेवलप कंट्री को अगर आप एनालाइज करोगे तो उनकी जो टेक्नोलॉजी है, उनके यहाँ जो टेक्नोलॉजी का ग्राफ है, अगर वह समृद्ध है, वह जो है उनके लिए हेल्पफुल है, और वह जो है उनके डेवलपमेंट के लिए बेनिफिशियल है, तो वह जो है उनके नेशनल पावर को इंक्रीज कर रही है, उनके नेशनल पावर को बढ़ा रही है। चाहे आप किसी भी देश का एग्जांपल ले लीजिए, जहां भी टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंट ज्यादा है, वहां पे जो है वह देश ज्यादा तेजी से अपने नेशनल पावर को इंक्रीज किया है। उस देश ने अपने आप को ज्यादा जल्दी ही डेवलप कर लिया है। तकनीक जो है वह मिलिट्री पावर को भी इंक्रीज करती है। इसराइल एक छोटा सा देश, लेकिन उसने टेक्निक के मामले में वह इतना रिच है। टेक्निक जो है उसने टेक्निक को इतने शानदार तरीके से यूज किया है कि वह जो है वर्ल्ड के जो डेवलप्ड कंट्री हैं टेक्निक के मामले में, उनको भी उसने पीछे छोड़ दिया है। और वह जो है वह छोटी सी कंट्री, वह अपने टेक्निक्स के माध्यम से, अपने प्रौद्योगिकी के माध्यम से जो है उसने अपने आप को पूरी तरह से एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में स्टेबल करने की हर संभव कोशिश की है। और सिक्योरिटी के मामले में, मिलिट्री के मामले में तो वो इतना रिच है कि यह माना जाता है कि अमेरिका के बाद अगर दूसरी जो सबसे ट्रेंड जो है वो मिलिट्री है, ट्रेंड जो है इक्विपमेंट से लेस जो मिलिट्री है वह इजराइल की मिलिट्री है। क्योंकि इजराइल ने टेक्निक को अपने चाहे वो मिलिट्री का हो, चाहे वो कम्युनिकेशन के मामले में हो, चाहे वो इंडस्ट्री के मामले में हो, उसने टेक्निक को इतने बेहतर ढंग से यूज किया है कि उससे उसने अपने आप को पूरी तरह से प्रिजर्व रखा है। और अब जबकि इजराइल की कंडीशन ऐसी है कि वो पूरी तरह से घिरा हुआ है इस्लामिक कंट्रीज से, लेकिन फिर भी, और वहां पे रिलीजियस वार ही है, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट ही है, लेकिन तब भी जो है वो अपने आप को प्रिजर्व करता है। और उसने टेक्निक के कारण अपना नेशनल पावर को इंक्रीज किया, और आज वह वर्ल्ड के उन देशों में है जो टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत स्ट्रांग है, और उन्होंने वह एक रिच कंट्री के रूप में अपने आप को स्टेबल कर चुका है। तो यह जो है जो टेक्निक है वह किसी भी देश के नेशनल पावर को इंक्रीज करने में एक इंपॉर्टेंट रोल देती है। और यही कारण है कि चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो इसराइल हो, अगर टेक्निक से रिच है तो वह कंट्री ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा डेवलप है, और वह ज्यादा कैपेबल है। क्योंकि टेक्निक जो है वह उसे यह कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराता है कि वह अपने आप को सुरक्षित कर सके, वो अपने आप को प्रिजर्व कर सके। तो इस तरह से यह जो सुविधाएं हैं, वह जो टेक्निक है वह सुविधाएं उपलब्ध करा देता है, जिससे वो अपने नेशनल पावर को इंक्रीज कर सकता है। फिर जो नेशनल पावर को इंक्रीज करने वाले एलिमेंट हैं उसमें यह भी है कि वह जो है उसमें जो इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी कितनी है।
क्योंकि अगर इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी होगी तो इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी के बेस पे जो है कोई भी देश क्या कर लेगा, वह अपनी क्षमता को बढ़ा सकता है, क्योंकि औद्योगिक क्षमता के आधार पे, इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी के आधार पे ही वह अपने आप को रिच बना सकता है, अपने आप को कैपेबल बना सकता है। अब आपके इकोनॉमिक का मैक्सिमम हिस्सा जो है, क्योंकि इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी के बेस पे ही कोई भी देश जो है वह एक ग्रेट कंट्री के रूप में अपने आप को स्टेबल करता है, क्योंकि आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज हो, नो डाउट नेचर ने आपको नेचुरल रिसोर्सेज दिए हुए हैं, तो आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन उन नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करने के लिए आपके पास कोई इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी ही ना हो, आपके पास जो है कोई इंडस्ट्री ही ना हो, तो आप क्या करोगे, उस नेचुरल रिसोर्सेज का कुछ होना ही नहीं है, क्योंकि बिना इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी के, बिना इंडस्ट्रियल कैपेसिटी के आप जो है उस नेचुरल रिसोर्सेज को कहीं यूज नहीं कर सकते। कच्चे माल का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं होता, क्योंकि जब तक कच्चे माल ऐसे ही होते हैं, जब तक उनको इंडस्ट्री के द्वारा या इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी के आधार पे अगर उनको कोई शेप न दिया जाए, कोई आकार न दिया जाए, तो उनका कोई रोल नहीं होता। तो नेशनल पावर को इंक्रीज करने में जो है वह कैपेबिलिटी का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, कि अगर आपका अगर इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी है तो इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी के बेस पे आप नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर सकते हो, और उसके बेस पे आप एक नया आइटम या एक नई चीज जो है वो बना सकते हो, और उससे जो है आप उसके माध्यम से आप जो इंटरनेशनल मार्केट है उस पर आप कमांड कर सकते हो, रख सकते हो। जैसे ब्रिटेन को एग्जांपल के रूप में ले, तो ब्रिटेन का जो है वह जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था तो उसके बाद सबसे ज्यादा तेजी से डेवलप होने वाली कंट्री में ब्रिटेन था। तो ब्रिटेन ने जो है वो अपने इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी को ऐसे यूज किया कि उसने जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनके और इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी को मिला के अपने आप को सबसे पावरफुल स्टेट के रूप में स्टेबल कर लिया, क्योंकि वह उसने केवल और केवल नेचुरल रिसोर्सेज और इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी को यूज किया, और उसके बाद उसने अपने आप को एक सुपर पावर के रूप में बनाया। बाद में सेम इसी प्रोसेस से अमेरिका और रूस ने भी अपने आप को ब्रिटेन के ही माध्यम या फिर उसी वे को चूज करके उन्होंने भी अपने आप को एक कैपेबल और एक पावरफुल नेशन के रूप में अपने आप को स्टेबल कर लिया। तो किसी भी देश को अगर अपने नेशनल पावर को इंक्रीज करना है, अगर अपने आप को एक डेवलप्ड और स्ट्रॉन्ग कंट्री में जो है अगर कन्वर्ट करना है, अगर वह जो है अपने आप को एक कैपेबल कंट्री के रूप में अपने आप को कन्वर्ट करना चाहता है, तो उसके लिए जरूरी है कि वहां पे जो इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी है या उसकी जो इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी है वह इंक्रीज हो, तो नेशनल पावर ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि नेशनल पावर के लिए यह जरूरी है कि उसमें क्या हो, वहाँ वो जो कंट्री है वहां पे जो है उसका इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी जो है वह ज्यादा हो और वह उसके लिए हेल्पफुल हो। फिर अगला जो एलिमेंट है जो नेशनल पावर को इंक्रीज करने में अपना इंपॉर्टेंट रोल देता है वह है मनोबल या मोरल। अगर जिस भी कंट्री में, जिस भी कंट्री के नेशनल पावर को इंक्रीज करने में मोरल का या मनोबल का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि कोई भी कंट्री की जो पॉपुलेशन है, जो उसके लोग हैं, वहां पे रहने वाली जो जनता है, पॉपुलेशन है, अगर वह जो है अपने नेशन को लेके अगर वह उसमें एक नेशनलिज्म की भावना होगी, या फिर यह कह सकते हो कि वह जो है वह करेजफुल होंगे और उनका जो कैरेक्टर है वह अच्छा होगा, तो उस कंट्री का जो नेशनल पावर है वह इंक्रीज होगा। क्योंकि पब्लिक अगर अच्छी है, पब्लिक अगर सपोर्टिंग है, पब्लिक अगर अपने कंट्री के, अपने नेशन की, अपनी जो गवर्नमेंट है उसका सपोर्ट कर रही है, तो वहां पे उस कंट्री का जो नेशनल पावर है वह जो है वो तेजी से ग्रो करता है, तेजी से इंक्रीज होता है। जैसे एग्जांपल के रूप में हम देखें कि नरेंद्र मोदी की सरकार में नरेंद्र मोदी का जो कॉन्सेप्ट है, या फिर यह जो इस समय की जो इंडिया है उसका जो नेशनल पावर है वह जो है वह ज्यादा इंक्रीज हुआ है। क्यों? क्योंकि इस समय की जो पब्लिक है, पब्लिक का जो मोरल है वह ज्यादा अच्छा है, उसमें नेशनलिज्म जो है वह बहुत तेजी से डेवलप हुआ है। उसके बाद उनकी जो निष्ठा है, उनकी जो आस्था है, निष्ठा है, वो अपने नेशन को लेके ज्यादा बेहतर है, और उनको अपने गवर्नमेंट पे, अपने देश पे, अपने कंट्री पे पूरा भरोसा रहता है। तो इस तरह यह जो मनोबल है वह जो है वह किसी भी देश के, किसी भी कंट्री के नेशनल पावर को इंक्रीज करता है, और इसके द्वारा उसकी जो पॉपुलेशन है
वह पॉपुलेशन जो है वह इसमें हेल्पफुल हो जाती है, और इस कारण से जो है वह नेशनल पावर जो है वह इंक्रीज होता है। फिर जो अगला एलिमेंट है जो नेशनल पावर को इंक्रीज करता है वह है लीडरशिप। क्योंकि ये कहा जाता है कि यथा राजा तथा प्रजा, की जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होता जाती है, अर्थात जैसा लीडर होगा वैसे ही उसको फॉलो करने वाले लोग हो जाएंगे। क्योंकि लीडरशिप जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है, और इस लीडरशिप के माध्यम से ही कोई भी देश अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अपनी छाप छोड़ता है। क्योंकि अगर नेहरू को देखा जाए तो नेहरू की जो पॉलिसी थी, जो पंचशील की पॉलिसी थी, जो पीस की पॉलिसी थी, वह एक इंडिया को इस तरह से एक आइडेंटिफाई की कि इंडिया जो पीस का सपोर्टर है वह जो है वह हेल्पफुल होता है, उसका उसकी जो पॉलिसी है वह हेल्पफुल है, और वह जो है पीस को सपोर्ट करने वाली है। तो लीडरशिप जो है वह लीडरशिप एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है नेशनल पावर को इंक्रीज करने के लिए। क्योंकि जैसा भी लीडर होता है, अगर लीडर जैसा है तो पब्लिक वैसी हो जाती है, और पब्लिक जो है अपने लीडर पे भरोसा करती है। अगर उसको अपने लीडर पे भरोसा है और लीडर द्वारा दिए गए गाइडलाइंस को, लीडर द्वारा दिए गए पॉलिसीज को, लीडर द्वारा दिए गए सिचुएशन को अच्छे तरीके से वो समझती है, तो चाहे वो पीस टाइम हो या फिर वह वार का टाइम हो, हर सिचुएशन में अगर नेतृत्व, अगर लीडरशिप बेहतर है तो हर सिचुएशन में उस देश की, उस नेशन की पब्लिक जो है वह अपने उस लीडर को सपोर्ट करती है और उस लीडर के साथ खड़ी रहती है। क्योंकि अगर आप देखें, चाहे हमारे जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए, हमारे जितने भी लीडर हैं, जो लीडर्स का मतलब है कि हम जो है वह पार्लियामेंट्री सिस्टम में है, तो जो एक्चुअल पावर यूज करता है वह प्राइम मिनिस्टर करता है। तो प्राइम मिनिस्टर के पीछे जो है वो पब्लिक खड़ी रहती है, क्योंकि तभी वह एक करेजफुल लीडर के रूप में अपने डिसीजन ले पाता है। क्योंकि अगर उसको पता है कि अगर उसकी पब्लिक उसका सपोर्ट नहीं करेगी, अगर पब्लिक उसका साथ नहीं देगी, तो वह जो है क्विक और एक करेजफुल डिसीजन नहीं ले सकता। तो एक क्विक और करेजफुल डिसीजन लेने के पीछे एक बहुत बड़ा सहयोग जो है वो पब्लिक का है, और पब्लिक जो है वो लीडरशिप के बेस पे ही यह डिसीजन लेती है कि हमें उसे सहयोग करना है कि नहीं करना है। क्योंकि अगर उसको अपने लीडर पे पूरा फेथ है, पूरा भरोसा है, विश्वास है, तो वह अपने लीडर का पूर्ण सपोर्ट करेगी, वह अपने लीडर का पूरा सहयोग करेगी। लेकिन अगर उसको भरोसा नहीं है, वो अपने लीडर पे भरोसा नहीं करती है, तो वो उनका सपोर्ट नहीं करेगी। तो इस तरह से अगर नेशनल पावर को इंक्रीज करना है तो उसको यह ध्यान में रखना होगा कि उस देश का नेतृत्व, उस देश का लीडरशिप किसके हाथ में है। क्योंकि अगर उस लीडर का मनोबल, अगर उसका मॉरल, अगर उसका स्पिरिचुअल पावर, अगर उसका इंटरनल पावर, अगर वह कैपेबल है, तो वह देश ज्यादा तेजी से ग्रो करेगा। नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में इंडिया को देख के समझा जा सकता है कि यह जो नेशनल पावर है, नेशनल पावर के इंक्रीज करने में लीडरशिप की कितनी भूमिका है। कि आज मोदी को जो है वर्ल्ड के सारे जितने भी बड़े लीडर्स हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा लोगों को प्रभावित किया, वह खुद मोदी से प्रभावित है, और मोदी एक इंटरनेशनल फिगर के रूप में अपने आप को स्टेबल कर चुके हैं। और यह जो है इंडिया के लिए, इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए, इंडियन नेशनल पावर के लिए एक बहुत अच्छी और बहुत हेल्पफुल बात है, या फिर ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। क्योंकि अगर लीडर अच्छा है, हमारा लीडर कैपेबल है, तो देश को वह कैपेबल बना देगा। उसके लीडरशिप में देश जो है, नेशन जो है वह लगातार ग्रो करेगा, और इस तरह से वह एक अच्छा और कैपेबल लीडर बन के उभरेगा। अब नेशनल पावर के एलिमेंट्स के बाद हम आते हैं, बात करते हैं राष्ट्रीय शक्ति की सीमाएं कौन कौन सी, लिमिटेशन क्या है नेशनल पावर, लिमिटेशन क्या क्या है, क्योंकि कौन कौन से ऐसे लिमिटेशन है जो नेशनल पावर को के लिए जो है प्रतिबंधित करते हैं या उनको रोकते हैं। तो सबसे पहला जो उनको लिमिटेशन डिसाइड करता है वह है इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ जो है वह नेशनल पावर को कह सकते हो कि वह लिमिटेड करने का काम करता है, वह सीमित करने का काम करता है, एक बैरिकेटर के रूप में काम करता है। क्योंकि ज्यादा अगर जैसे होड़ हो जाएगी, तो नेशनल पावर को इंक्रीज करने की होड़ हो जाएगी, तो सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो जाएगी। क्योंकि हर देश जो है वह यह सोचेगा कि हम अपने नेशनल पावर को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करें, ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, और इस तरह से जो सिचुएशन आएगी वो बड़ी क्रिटिकल हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, ऐसी सिचुएशन को रोकने के लिए, ऐसी सिचुएशन को
बनाने से रोकने के लिए जो है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून है। अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है वो इसके लिमिटेशन तय करता है और बताता है कि कौन कौन सी चीजें करने योग्य हैं या करनी चाहिए, या कौन कौन सी चीजें लीगल हैं, कौन कौन सी इलीगल है। क्योंकि जो यह होड़ है नेशनल पावर को इंक्रीज करने की, जो होड़ है नेशनल पावर को बढ़ाने की, जो प्रतियोगिता चल रही है देशों के बीच, आपस में देशों के बीच, वह विश्व को एक भयावह स्थिति में ला सकता है, एक क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार में देखा गया है और विश्व जनमत ने देखा है। और ठीक उसी तरह कोल्ड वार की सिचुएशन में भी ऐसी स्थितियां आई थी कि लगता था कि अब जो है वह बहुत हैट्रिक हो चुका है, वर्ल्ड सिचुएशन बहुत ही कॉन्फ्लिक्टफुल हो गई है। तो ऐसी सिचुएशन को फिर दोबारा न लाया जाए, या फिर ऐसी सिचुएशन दोबारा क्रिएट ना हो, ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, ऐसी सिचुएशन को रोकने के लिए जो है वह नेशनल पावर पे लिमिटेशन के रूप में जो है इंटरनेशनल लॉ जो है एक काम करता है। और इंटरनेशनल लॉ से ही सारे जो कंट्रीज हैं उन वह डिसाइड, उनके जो है इंटरनेशनल अफेयर्स डिसाइड होते हैं, क्योंकि वो कौन सा लीगल है कौन सा इलीगल है, ये सब कुछ नेशनल लॉ के बेस पे ही होता है। और नेशनल लॉ जो है इंटरनेशनल लॉ जो है वह यह डिसाइड करता है कि कौन सा सही तरीका है कौन सा गलत तरीका है, और नेशनल जो पावर है उसकी उसकी जो है क्षमता कहाँ तक है, उसको कहाँ तक इंक्रीज किया जा सकता है, और लीगल वे में इंक्रीज हो रहा है कि इलीगल वे में इंक्रीज हो रहा है, ये सारी चीजें हैं इंटरनेशनल लॉ डिफाइन करती है। दूसरा जो लिमिटेशन जो है, वो दूसरी लिमिटेशन जो नेशनल पावर पे है, वह दूसरा जो लिमिटेशन है वह है इंटरनेशनल मोरालिटी, अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता। एक्चुअली इंटरनेशनल मोरालिटी से मतलब यह है कि वर्ल्ड जो पॉपुलेशन है, विश्व की जो जनसंख्या है, वह जो है वह पीस को सपोर्ट करती है, शांति को सपोर्ट करती है। वह चाहती है कि उसका जो एरा हो, उसका जो टाइम है वो पीसफुली बीते। क्योंकि हम लोगों ने देखा तो नहीं है, लेकिन हमने लिटरेचर से अन्य स्रोत से जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वार की भी भयावह स्थिति को देखा, जाना और पढ़ा है। और सेम उसी लिटरेचर के ही माध्यम से, या फिर स्लाइड्स के, या फिर पिक्चरों के माध्यम से हमने सेकेंड वर्ल्ड वार की भी सिचुएशन को देखी है, समझी है, जानी है। और हम चूंकि हम लोग तो पॉलिटिकल के विद्यार्थी हैं, तो हम लोगों ने इन सारी चीजों को देखा, पढ़ा है, जाना है। तो ऐसी सिचुएशन में जो है हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल मोरालिटी जो है वह एक सफल हथियार है नेशनल पावर को कंट्रोल करने का, या फिर नेशनल पावर की जो प्रतियोगिता है, जो होड़ है, उसको जो है कंट्रोल करने का। क्योंकि विश्व जनमत जो है, या फिर यह कह लीजिए कि यह जो विश्व का जो इंटरनेशनल वो प्रेशर है, पब्लिक का प्रेशर है, या जो जनता का प्रेशर है, वह यह बताती है या दिखाना चाहती है कि यह जो है कि विश्व अब तीसरे वर्ल्ड वार की मार को, या तीसरे वर्ल्ड वार की सिचुएशन को झेल नहीं पाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो है वह यह एक कह सकते हैं कि इंटरनेशनल मोरालिटी के बेस पे ये कहा जा सकता है कि हर राष्ट्र के ऊपर एक प्रेशर है कि वह अपने जो नेशनल पावर को इंक्रीज करने की होड़ है, प्रतियोगिता है, कंपटीशन है, उसको जो है वह कम करे और उसको थोड़ा सा डिक्रीज करे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो जो डिसआर्मामेंट का जो कॉन्सेप्ट है, या फिर यह कह लो कि यह जो प्रतियोगिता चल रही है अपने नेशनल पावर को इंक्रीज करने के लिए, जैसे प्रौद्योगिकी के चाहे वो टेक्नोलॉजी का बेस हो, या फिर यह कह लो कि वो चाहे वह मिलिट्री हो, चाहे वह नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करने का हो, या मतलब इस तरह की जो सिचुएशन क्रिएट होती है कि डायरेक्ट वार कंडक्ट हो जाए, तो इसको होने से रोकने के लिए जो है वह एक इंटरनेशनल मोरालिटी जो है वह एक इम्पॉर्टेंट चीज है। और इसके बेस पे जो है यह नेशंस को उसके इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, और उसके जो नेशनल पावर को इंक्रीज करने की जो कंपटीशन है, उसको जो हैंडल करने के लिए नेशनल मोरालिटी एक हथियार के रूप में, एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में अच्छे तरीके से यूज हो सकती है।
इसी तरह जो तीसरा ऐसा एलिमेंट है जो एक लिमिटेशन के नेशनल पावर पे लिमिटेशन के रूप में काम करता है, वह है वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन। वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन का मतलब कि वह जो है पब्लिक ओपिनियन ऐसी है कि वह जो है गलत करने से रोकने का काम करती है, वह चाहे उसकी अपनी सरकार हो या विश्व की किसी देश की सरकार हो। आज का ग्लोबल जो एरा है या फिर जो ग्लोबल वर्ल्ड है, इसमें कोई भी देश किसी भी देश के इलीगल जो उसकी एक्टिविटीज हैं उनको जो है ग्लोबली पब्लिक ओपिनियन जो है, जो ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन है, वह उसको रोकती है, उसको इस तरह से करने से वो प्रोटेक्ट करती है, उसको जो है वह तरह तरह के आंदोलन चलाती है, चाहे वो क्लाइमेट को लेके हो, चाहे वो एटमॉस्फेयर को लेके हो, चाहे वो अर्थ को लेके हो, चाहे वह बीमारी को लेके हो, चाहे वह जो एटॉमिक आर्म्स हैं या फिर एटॉमिक जो इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं उनकी कंपटीशन को लेके है, वह जो है वो वर्ल्ड पीस के लिए मूवमेंट चलाते हैं। तो यह जो वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन है, यह एक इम्पॉर्टेंट रोल लगती है, क्योंकि यह सरकारों पे एक तरह का प्रेशर क्रिएट करती है। यह सरकार पे, जैसे अगर मान लो एग्जांपल के रूप में देखा जाए तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है, इंडिया की जो पब्लिक है, वह अगर किसी भी दूसरे देश में अगर कुछ इस तरह का कुछ अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वह अपने सरकार से उस पे एक जो है स्टेटमेंट देने के लिए या फिर उस पर कुछ एक्शन लेने के लिए सरकार से मांग करती है, और इसके लिए वो आंदोलन करती है कि वहाँ के लोगों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था कराई जाए, वहाँ के लोगों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। और जितनी भी डेवलप्ड कंट्री है उनके यहाँ तो और तेजी से पब्लिक जो है वो दूसरे देशों में या दूसरी जगहों पे हो रहे अत्याचार या शोषण या फिर अलग तरह की जो या होड़ है या फिर जो वार है या किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट है, उसके अगेंस्ट लोगों को अवेयर करके और उनको जो है मूवमेंट चलाने का काम करती है। तो पब्लिक ओपिनियन जो है या पब्लिक ओपिनियन का ही ऐसा प्रेशर है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार में लगभग 20 साल का अंतर था, लेकिन अब जो है लगभग 60 से 80 साल बीत चुके, लेकिन जो थर्ड वर्ल्ड वार की सिचुएशन नहीं आई और आएगी भी नहीं, क्योंकि जो पब्लिक ओपिनियन है वह कभी भी डायरेक्ट वार को सपोर्ट नहीं करती है, और जब भी कोई कंट्री डायरेक्ट वार कंडक्ट करता है तो वह उसे एक आक्रामक फॉरेन पॉलिसी या आक्रामक कंट्री के रूप में जानती है और उसका ओपिनियन उसको लेके निगेटिव हो जाता है। तो यह जो पब्लिक ओपिनियन है, यह जो है यह किसी भी नेशन को के जो नेशनल पावर, जो उसका नेशनल पावर है, उसको इंक्रीज करने की होड़ को लिमिटेड करने का, बैरिकेड करने का काम करती है, क्योंकि वह कोई भी ऐसा लीगल जो है वह इलीगल मेथड यूज नहीं कर सकता, इलीगल मीन्स यूज नहीं कर सकता, कि जिससे जो है वह इलीगल मीन्स यूज करके और वह क्या करे, वह एक प्रेशर क्रिएट करे या फिर दूसरे देशों को दूसरे देशों को इन्फ्लुएंस करे। तो जैसे कि अगर अमेरिका ने 6 और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिरा दिया, और इस परमाणु बम गिराने का विरोध अमेरिका के लोगों ने भी अपने सरकार के अगेंस्ट किया, क्योंकि अमेरिका ने ही गिराया था और वहां के जो अवेयर लोग थे उन्होंने इसका विरोध किया। क्यों? क्योंकि पूरे वर्ल्ड ने इस वर्ल्ड वार में जो सीख ली वो यह थी कि एटॉमिक वार जब कंडक्ट होगा तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? लोगों का, पब्लिक का। क्योंकि बम अगर आता है, कोई भी हथियार, अगर बम है, कुछ भी है, तो अगर वार कंडक्ट होता है तो वार में अगर गोले चल रहे हैं, अगर गोलियां चल रही हैं या बम चल रहे हैं, तो वह यह नहीं देखता कि कौन सिविलियन है और कौन मिलिट्री है, वह पब्लिक को ही नुकसान पहुंचाती है। सरकारें अपने हित के लिए, सरकारें अपने नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे अपने हित को साधने के लिए, अपने कह सकते हो कि अपनी आइडेंटिटी को ज्यादा इंक्रीज करने के लिए इस तरह के कदम उठा लेते हैं, लेकिन उससे नुकसान अंततः पब्लिक का ही होता है। तो यह जो वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन है, ये कभी भी इस चीज को क्या करती है, सपोर्ट नहीं करती है, और वह चाहती है कि यह जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में या फिर यह कह लो कि यह वर्ल्ड में जो एक नेशनल पावर को इंक्रीज करने की होड़ है, जो कंपटीशन है, इसको क्या किया जाए, इसको खत्म कर दिया जाए। फिर जो चौथा एलिमेंट है या चौथा जो रीजन है जो
नेशनल पावर के लिमिटेशन के रूप में काम करता है, वह है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी जो है वह भी एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में या फिर एक एलिमेंट के रूप में काम करते हैं, क्योंकि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद फिर ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो, ऐसी स्थिति ना आए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि एक नेशन लीग नामक ऑर्गेनाइजेशन को स्टेबल किया गया था, जिसका काम ऐसा था कि फिर ऐसी सिचुएशन अगली बार ऐसी सिचुएशन ना आए, अगली बार ऐसी सिचुएशन जो है वह क्रिएट ना हो। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति को हैंडल करने के लिए नेशनल लीग बना। नेशनल लीग हालांकि फेल हो गया और 1939 में फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंडक्ट हो गया। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक नया जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया गया, जिसका नाम यूएनओ था, जो 1945 में जो है वो फॉर्म किया गया। और इसका मेन मोटिव यही है कि अब आगे कभी ऑन फ्यूचर कभी भी जो है तीसरा वर्ल्ड वॉर कंडक्ट न हो या फिर वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन कंडक्ट न हो। और इसके लिए उसने गाइडलाइंस भी जारी किए, उसने अपने चार्टर्स बनाए और रूल्स और रेगुलेशन बनाया, और या लोगों से या सरकारों से जो है या देशों से अपेक्षा की जाती है कि वह उनके चार्टर के हिसाब से काम करे, अपना बिहेवियर डिसाइड करे, और वह जो है उनके लिमिटेशंस जो है वह डिसाइड कर दिया जाता है। और इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से वर्ल्ड वॉर या फिर यह जो नेशनल पावर को इंक्रीज करने की होड़ या कंपटीशन है, इसको भी कम करने का या लिमिटेड करने का काम किया जाता है, कि जिससे ये इनको बैरिकेड किया जा सके, इन पे रोक लगाई जा सके, और यह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ही पॉसिबल होगा। क्योंकि इस समय जो यूएनओ है उसमें 193 या 94 कंट्रीज हैं, और वह जो है एक प्रेशर का काम करते हैं, एक प्रेशर के रूप में काम करते हैं कि कोई किसी भी देश को जो है, किसी भी देश को, अगर कोई भी देश जो है वो अगर अपने नेशनल पावर को इंक्रीज कर रहा है और अभी इलीगल तरीके से इंक्रीज कर रहा है, तो उसको रोकने का काम करते हैं, उसके लिमिटेशन लगाने का काम करते हैं, उसको बैरिकेड करने का काम करते हैं। फिर जो अगला एक कह सकते हैं कि एलिमेंट है, जो है कलेक्टिव सिक्योरिटी। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी या सामूहिक सुरक्षा जो है वह भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो है वह नेशनल पावर को इंक्रीज करने से रोकता है। वह नेशनल पावर, सामूहिक सुरक्षा का कॉन्सेप्ट क्या है कि सामूहिक सुरक्षा का मतलब यह है कि कई सारे देश आपस में ट्रीटी या समझौता करके एक दूसरे की को सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या करते हैं, एक समझौता कर लेते हैं। इसको जो है सामूहिक सुरक्षा या फिर तो जो यह सामूहिक सुरक्षा है, सामूहिक सुरक्षा को जो है या कलेक्टिव सिक्योरिटी को जो है वह एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज किया जाता है, जो नेशनल पावर के इलीगल जो उसको नेशनल पावर के डेवलपमेंट में जो इलीगल तरीके यूज किए जाते हैं, या फिर यह कह सकते हैं कि नेशनल पावर की जो कंपटीशन है उस होड़ को कम करती है। क्योंकि अगर आप नेशनल पावर आप इंक्रीज करने में लगे हुए, इसका मतलब है कि आप जो इंडिविजुअल उसको इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन दूसरा जो है, जैसे नाटो है, नाटो भी एक कलेक्टिव सिक्योरिटी के बेस पे ही बनाया गया एक ऑर्गेनाइजेशन था कि एक व्यक्ति पे आक्रमण सब पे आक्रमण समझा जाएगा, या एक व्यक्ति से युद्ध सब पे युद्ध समझा जाएगा। तो यह जो कलेक्टिव सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है, यह कलेक्टिव सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट भी इस कारण से है क्योंकि यह जो है वह इसके अंधाधुंध जो प्रतियोगिता चलती है, जो नेशनल पावर को इंक्रीज करने की एक प्रतियोगिता या कंपटीशन चल रहा है, इसको रोकने के लिए यह जो कलेक्टिव सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है वो आया है, जिसमें यह माना जाता है इसमें कमजोर से कमजोर देश भी कलेक्टिव सिक्योरिटी को अपना करके, एक ट्रीटी करके, किसी भी बड़े देश के साथ ट्रीटी या समझौता करके अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है, अपने आप की सुरक्षा के लिए कदम उठा सकता है। तो यह जो है कलेक्टिव सिक्योरिटी वह नेशनल पावर के इस जो अंधाधुंध कंपटीशन है, जो होड़ लगी हुई है अपने नेशनल पावर को इंक्रीज करने का, उसमें यह लिमिटेशन के रूप में काम करता है, और यह हर संभव कोशिश करता है कि इलीगल तरीके से नेशनल पावर का क्या हो, नेशनल पावर जो इंक्रीज ना हो। अगर वो हो भी रहा है तो लीगल प्रोसेस से हो, लीगल तरीके से वह इंक्रीज हो। तो इस तरह से जो कलेक्टिव सिक्योरिटी का रोल है, वह कलेक्टिव सिक्योरिटी का रोल एक इंपॉर्टेंट रोल है, जो नेशनल पावर के लिमिटेशन को क्या करता है, लिमिटेशन को डिसाइड करता है, और जो नेशनल पावर को इंक्रीज करने वाली कंट्री है
वह इस कलेक्टिव सिक्योरिटी के बेस पे ही अपने नेशनल पावर को डिफाइन करती है, सोचती है। अगला जो इंस्ट्रूमेंट है, जो या अगला जो एलिमेंट है जो नेशनल पावर को इंक्रीज करने में या एक लिमिटेशन के रूप में काम करता है, वो बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर जो है जो शक्ति संतुलन जिसे कहा जाता है, तो बैलेंस ऑफ पावर जो है वह एक देश को दूसरे देशों के साथ बैलेंस बनाने की प्रक्रिया का मेन जो है कह सकते हो कि मेन ऑब्जेक्टिव है। बैलेंस ऑफ पावर के माध्यम से अगर एक देश जो है वह अगर अपने नेशनल पावर को इंक्रीज कर रहा है और उसी के पैरेलल कोई दूसरा देश भी अपने नेशनल पावर को इंक्रीज कर रहा है, तो इन दोनों की जो दोनों में जो कंपटीशन है, तो कंपटीशन का स्तर जो है, उनका जो लेवल होगा, जो कंपटीशन का लेवल होगा, वह एक दूसरे के बेस पे होगा। तो कहता है कि जब यह बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट आया, तो अगर वह अपने नेशनल पावर, अपने जो नेशनल पावर को इंक्रीज कर रहा है, तो दूसरा देश भी अपने बैलेंस ऑफ पावर के ध्यान से अपने नेशनल पावर को इंक्रीज करेगा, नेशनल पावर को इंक्रीज करेगा। और इससे होगा क्या कि एक दूसरे का वह जो है आपस में एक दूसरे को बैलेंस बनाए रखेंगे। जैसे अगर अमेरिका है, अमेरिका के एग्जांपल के रूप में लिया जाए, तो अमेरिका जो है वो अगर अपने नेशनल पावर को इंक्रीज कर रहा है, तो रूस भी अपने नेशनल पावर को उसी के पैरेलल इंक्रीज करने में लगा हुआ है। तो दोनों एक दूसरे पे डायरेक्ट वार से बचेंगे, क्योंकि अमेरिका जो है वो यह समझेगा कि रूस के पास भी हमारे बराबर हथियार है, और रूस यह सोचेगा कि अमेरिका के पास हमारे बराबर हथियार है। तो इस तरह से यह जो है वह एक बैलेंस ऑफ पावर जो है वह, यह जो अंधाधुंध या कंपटीशन है, जो नेशनल पावर को इंक्रीज करने का जो कंपटीशन है, जो होड़ लगी हुई है एक दूसरे से कि हमारे पास ज्यादा सुविधाएं होंगी, या फिर हमारे पास ज्यादा पावर है कि हमारे पास ज्यादा पावर है, तो इस कंपटीशन को रोकने का जो काम करता है वह बैलेंस ऑफ पावर करता है। और बैलेंस ऑफ पावर जो है वह एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है कि जिससे वर्ल्ड पीस जो है वो स्टेबल होती है, और बैलेंस ऑफ पावर जो ही फेल होगा, डायरेक्ट वार कंडक्ट हो जाएगा। तो यह बैलेंस ऑफ पावर का एक इंपॉर्टेंट रोल है, और यह जो है रोकता है किसको, अंधाधुंध जो प्रतियोगिता हो रही है, जो एक फ्री कंपटीशन हो रहा है नेशनल पावर को इंक्रीज करने का, उसको रोकने का काम जो है बैलेंस ऑफ पावर करता है। फिर उसके बाद एक अगला जो एलिमेंट है जो नेशनल पावर पे लिमिटेशन के रूप में काम करता है, वह है डिसआर्मामेंट या आर्म कंट्रोल, जिसे कहा जा सकता है, या निशस्त्रीकरण भी कहा जा सकता है। निशस्त्रीकरण या आर्म कंट्रोल का जो कॉन्सेप्ट है वो यह है कि अगर कोई भी देश अपने नेशनल पावर को इंक्रीज करने के लिए वो टेक्निक का यूज करता है, और टेक्निक के यूज करने के साथ साथ वह जो है अपने यहाँ आर्म्स का जो है आर्म्स की संख्या बढ़ाने में लगा रहता है, और वह यह चाहता है कि उसके पास तरह तरह के जितने भी हथियार हैं, जो अत्याधुनिक हथियारे हैं, वह सारे उसके पास उपलब्ध हो जाए, और वह इस होड़ में अपने बजट का मैक्सिमम हिस्सा खर्च कर देता है, क्योंकि वह सिक्योरिटी के लिए, अपने नेशन की सिक्योरिटी के लिए, या फिर अपने नेशनल पावर को इंक्रीज करने के लिए वह यह चाहता है कि उसके यहाँ जो है वह मिलिट्री इक्विपमेंट ज्यादा संख्या में बने, उसकी जो मिलिट्री है उसके पास अत्याधुनिक हथियारे हो, टेक्निक हो, और वह पूरी तरह से ट्रेंड हो। तो यह जो निशस्त्रीकरण का जो कॉन्सेप्ट है, वह डिसआर्मामेंट का जो कॉन्सेप्ट है, वह इस पे एक बैरिकेडेड के रूप में, एक लिमिटेशन के रूप में काम करता है, क्योंकि नेशनल पावर को इंक्रीज करने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में सैनिक हथियार और अत्यधिक आधुनिक सुविधाएं चाहिए। लेकिन जब डिसआर्मामेंट की बात आती है, जब डिसआर्मामेंट का कॉन्सेप्ट आता है, तो इसका मतलब है कि वह नेशनल पावर के इस जो फ्री कंपटीशन है, इसको रोकने का, बैरिकेड करने का काम करता है। आशा करता हूं कि आप सबको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।